हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन। और मेरी आपसे गारंटी है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपने एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो यार, अभी तक हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या हो रहा था, हमारी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी और उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अपनी सारी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे थे। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, वो जिगजैग जिगजैग या कहीं भी मूव कर सकती है। ठीक है, रैंडम मोशन भी कर सकती है। जैसे सबने अगर चेस खेला होगा तो चेस में हमारे यहाँ पे ABCDEFGH तक होता है, ठीक है, मार्किंग, और यहाँ पे 8 तक होती है। सो अगर मेरी क्वीन इस पोजीशन में है और मेरी क्वीन यहाँ चले गई, अब इसकी पोजीशन मुझे अगर बतानी है तो मैं सिर्फ ये नहीं बता सकता कि यार ये आगे चले गई या ये कहाँ चले गई, लेफ्ट चले गई, राइट चले गई। ये क्वीन मेरी दोनों डायरेक्शन में मूव करी है, ये एक्स में भी मूव करी है और ये क्या करी है, वाई में भी मूव करी है। सो अगर मुझे इस क्वीन की पोजीशन बतानी है तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताना पड़ेगा। और ये जो मोशन है एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में होता है, इसे हम मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। सो यहाँ अगर मुझे इस क्वीन की पोजीशन बतानी है फाइनल, ये मेरी क्वीन की फाइनल पोजीशन है, दिस इज फाइनल पोजीशन। सो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्वीन मेरी एक्स में कितनी पहुंच गई, एच पे पहुंच गई, और वाई में कितनी पहुंच गई, 8। सो ऐसे ही हमारे, तुमने देखा होगा चेस प्लेयर क्या बोलते हैं कि यार मेरी चेस की जो क्वीन है उसे मूव कर दो H8 पे या B6 पे। ठीक है, सो ऐसे करके वो क्या करते हैं, वो अपने दोनों कोऑर्डिनेट बताते हैं कि हमारी क्वीन जो एक्स में मूव करे, वाई मूव करे, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है। अब ऐसे मोशन को हम स्टडी कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि यार दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दोनों डायरेक्शन को कैसे कैसे करेंगे हम, है ना, कहीं भी जा रहा है हमारा पार्टिकल। तो बहुत इजी है, हम क्या अप्रोच लगाते हैं, हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अलग अलग स्टडी करते हैं। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं हम सेपरेटली स्टडी। अब हम सेपरेटली स्टडी करते क्यों है, सबको ये तो पता होता है कि हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं, बट हम सेपरेटली स्टडी करते क्यों हैं। देखो, ये न्यूमेरिकल देख के भी डरो मत, ये अब हम 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो बिल्कुल ढंग से। अब हमारे ये सेपरेटली स्टडी करने का एक रीजन है क्या, कि जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक्स में जो फोर्स लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वाई एक्सिस में। देख लेते हैं कैसे, मैथमेटिकली प्रूव कर लेता हूं। मेरी वेलोसिटी v है एक्स एक्सिस में, अगर मुझे उसका वाई में कॉम्पोनेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी इंटू कॉस एंगल बिटवीन एक्सिस, है ना, दोनों के बीच में एंगल। ऐसी तो हम कंपोनेंट निकालते थे ना कि जो भी हमारा फोर्स है F एट एन एंगल थीटा लग रहा है, तो यहाँ इसका कंपोनेंट क्या था, F कॉस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे थीटा तो थीटा लग रहा था, है ना। सो यहाँ भी हम ऐसे ही इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं इधर। अगर मैं निकालने जाऊं तो मैं क्या पाऊंगा कि जो मेरा कंपोनेंट है वो क्या है, v cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि हमारी x एक्सिस और y एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो जैसे ही मैं cos थीटा की जगह 90 डालूंगा, cos 90 डालूंगा, मुझे खुद पता चल जाएगा यार cos 90 पे क्या होता है, 0। सो मेरा जो ये वेलोसिटी है इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना है, 0। इसका कोई भी कंपोनेंट y में नहीं है। सो मैं x में अलग और y में अलग स्टडी कर सकता हूं। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो x और y में कैसे कैसे बन जाएंगी। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v बराबर u प्लस at थी ना। सो वो क्या बन जाएगी, vx बराबर ux प्लस ax t। टाइम तो यार हर एक्सिस में सेम रहता है, ठीक है, टाइम हर जगह सेम रहता है, चाहे तुम कोई सी भी एक्सिस में मूव करो, ठीक है, टाइम चेंज नहीं करता। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी मेरी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगी, sx बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। और सिमिलरली तीसरी इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यहाँ बन जाएगी vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर बराबर 2ax sx। ठीक है, सो क्या होगा, बस यहाँ पे जो वेलोसिटीज है या जो एक्सेलरेशन है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम एक पर्टिकुलर एक्सिस का लेंगे रेदर देन कंप्लीट एक्सेलरेशन या जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो। ठीक है, सो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अप्रोच लगाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं जो भयंकर सा दिखने वाला क्वेश्चन है ना, जिससे तुम डर रहे हो उसको। अब ये क्वेश्चन मेरा बोल क्या रहा है, ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेरा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल थीटा बराबर 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है, अगर तुम ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सो डायग्राम बनाते हैं। मेरा पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो पहले मैं अपना एक्स वाई प्लेन बना देता हूँ। ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी क्या, एक्स एक्सिस। तो मेरा एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है,
विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, मेकिंग थीटा बराबर 37 डिग्री विद एक्सिस। एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ठीक है। t बराबर 0 मतलब मेरा जब टाइम स्टार्ट हो रहा था मेरा पार्टिकल ओरिजिन में है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना था इसका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेकिंग एन एंगल थीटा बराबर 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा क्या, थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अलोंग एक्स 8 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी पहले से है, मुझे उसकी वेलोसिटी और पोजीशन बतानी है एट t बराबर 4 सेकंड। ये हमारा एच.सी. वर्मा का एग्जाम्पल ही है, तो देख लो एच.सी. वर्मा के लेवल क्या होते हैं क्वेश्चन के, और किस लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत बेसिक क्वेश्चन करा के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये भी बेसिक ही है, अगर कोई ढंग से समझाए ना तुम तो ये भी बहुत बेसिक है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें सिंपल बोला था कि अप्रोच क्या होगी, एक्स में अलग करेंगे, वाई में अलग करेंगे, तो हर चीज एक्स की निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 37 डिग्री बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल होता है वो तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे अगर 37 डिग्री बन रहा है तो जो मेरी ये वाली साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू 3, ये 4 एंड ये व्हाट 5, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी cos थीटा की कंपोनेंट निकालने के लिए, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है 3 बाय हाइपोटेनस इज व्हाट 5। सो cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इस एक्सेलरेशन का जो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है x और y में अलग अलग वैल्यूज निकालूं, तो निकाल सकता हूं मैं क्या, ये हमारा cos कंपोनेंट, तो 1.5 cos थीटा। सो यहाँ जो a की वैल्यू आएगी ax, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 या 15 बाय 10 cos थीटा। cos थीटा क्या है मेरा 4/5। सो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 5 3 सा, और ये 2 से कटेगा 5 सा, 2 सा, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6/5, ठीक है। 6/5 आ गया ना, 2 2 4 एंड 5 3 हाँ, ये आई थी 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं अगर y की निकालूं तो सिमिलरली मैं y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, दैट विल बी ay, वो किसके बराबर होगा 1.5 sin थीटा। सो 1.5 को मैं फिर 15/10 लिखूंगा, और sin थीटा की वैल्यू क्या है मेरी 3/5, सो 3/5, सो 5 3 15, और यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 3 9 9/10, क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी 9/10। तो सब कुछ तो मेरे पास आ गया यार, सब कुछ तो मेरे पास आ गया, ठीक है। मेरे पे x में वेलोसिटी आ गई, x में मेरा एक्सेलरेशन आ गया, y की मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है क्योंकि देन रखी तो मतलब 0 ही है, और y में एक्सेलरेशन भी आ गया। अब मुझे क्या लगाना है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, किधर अलग अलग एक्सिस में, ठीक है। सो पहले अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, x एक्सिस के लॉन्ग करूं, तो मुझे पता है vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी होता है ना। यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में जब तुम x एक्सिस में लगा रहे होगे तो v u और a में x लिख लो, मतलब t के अलावा जो भी होगा, टाइम के अलावा जो भी होगा, उन सबको x एक्सिस का ही लेना, ठीक है। सो vx कितनी है हमारी, वही तो निकालनी है, vx हमें पता नहीं है। ux कितनी है मेरी, u कितनी है बताओ, u कितनी है मेरी, u है मेरी 8 मीटर पर सेकंड, x में दे रखा है कि 8 मीटर पर सेकंड से पहले से ही चल रहा है, ठीक है। सो ये 8 है, प्लस ax कितना है मेरा 6/5, 6/5 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है मेरी 4 सेकेंड, दैट इज 4 सेकेंड। अब मैं इसे सॉल्व करूं अगर, सो कितना आएगा मेरा 24/5 प्लस 8, 8 5 40, क्या आ गया 40 प्लस 24/5 कितना आ गया ये 4, 64/5 मेरा आंसर आ गया यहाँ पे x एक्सिस में जो मेरा मोशन हो रहा है। तो मेरी vx की वैल्यू क्या आ गई 64/5, क्या है मेरी vx की वैल्यू 64/5। अब मेरी vy की वैल्यू कितनी है, vy की वैल्यू कितनी आएगी, vy भी निकाल देंगे हम किससे, vy बराबर uy प्लस ay मल्टीप्लाई बाई टी। uy मुझे पता है 0 है, यहाँ पे सिंपली ay मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन y में कितना है 9/10, सो यहाँ आ जाएगा मेरा 9/10 इंटू 4, सो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 5 सा, सो यहाँ मेरी वैल्यू आ गई 18/5। क्या आ गई वैल्यू, vy की वैल्यू क्या आ गई 18/5, ठीक है, क्या आई 18/5, ठीक है। सो ये मेरी क्या आ गई वेलोसिटी की वैल्यू x में और y में। अगर तुम्हें इसे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करना है तो तुम वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो 64/5 i कैप प्लस 18/5
j कैप। अब ये i कैप j कैप क्या होता है? i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो जब भी तुम किसी वैल्यू के आगे i कैप लगाते हो, इसका मतलब ये होता है कि वो x एक्सिस के अलोंग है, और जिसके आगे j कैप लगाते हो वो होता है हमारा y एक्सिस के अलोंग। सो ये तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। बट किसी ने तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो पता है तुम्हें वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? शायद नहीं पता होगा। अगर पता है तो तुम बहुत इजीली इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, और अगर नहीं पता तो आई वोंट मेक योर माइंड लाइक ब्लोन अप कि यार ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। हम सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी है, मतलब करनी होगी बट तुम्हें कोई ऐसे मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। सो चलो इसे तुम नोट करो, समझ में आया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आया तो प्लीज एक और बार देखो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। सो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब भी हम एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं अर्थ के सरफेस के पास किसी एक एंगल पे, ठीक है। जैसे हम कैच कैच खेलते हैं ना, हम यहाँ से क्या करते हैं, बॉल ऐसे फेंकते हैं, कैच देते हैं, बॉल मेरी क्या करती है, उड़ते हुए जाती है, और मेरा दूसरा जो दोस्त होता है वो कैच कर लेता है, ठीक है। ऐसे मैंने बॉल फेंकी, शू, मेरी बॉल ऐसे करके कुछ गई, और आगे कोई दूसरा बंदा खड़ा है, उसने क्या कर ली, कैच कर ली, है ना। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, बॉल मेरी आगे भी मूव कर रही है और ऊपर भी मूव कर रही है ना। कुछ इसमें वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी है और वी वाई भी है। सो जो ऐसा मोशन होता है कि जब मैं बॉल को फेंकूं और वो ऊपर भी जाए आगे भी जाए, एक कर्व्ड पाथ फॉलो करे, इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो मेरा पार्टिकल जिसे मैं फेंकता हूं उसे बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ हमें ना तीन चीजें पढ़नी होती है। पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब मेरी जो बॉल है वो कितनी देर हवा में रही है। दूसरी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से यहां मेरी जो बॉल है वो कितनी दूर गई है, ठीक है। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैंने फेंकी ना, तो जो मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मेरी बॉल ने ट्रेवल करा है, दैट इज अवर रेंज। तीसरी बात यहाँ पे होती है मैक्सिमम हाइट की, ठीक है, कि जो मेरी मैक्सिमम पोजीशन है बॉल की, सबसे ऊपर मेरी बॉल किस पॉइंट पे मूव करी है। तो पहले बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं इसको छोड़ो, बेसिक सा ही एग्जांपल लेता हूँ कि बिल्कुल जमीन से मेरी बॉल चली और मूव करके कुछ यहाँ गिर गई। अब मुझे ये बताना है मेरी बॉल कितनी देर हवा में रही। मुझे ये बताओ कि मेरा बॉल का हवा में रहना हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड करता है या वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। देखो हवा तो जमीन से ऊपर है यानी वर्टिकली, ठीक है। सो बॉडी जब मेरी वर्टिकली ऊपर रहेगी जितनी देर, उतनी देर ही वो क्या रहेगी, हवा में रहेगी, एंड वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा जो वर्टिकल मोशन है वो क्या हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी तो यहाँ पे एक्ट कर रही होगी ना। ये किसी एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट मेरा u sin थीटा। अब मेरा जो ग्रेविटी है वो भी यहाँ पे एक्ट कर रही है। सो जो मेरा वर्टिकुलर मोशन है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, वो भी क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। जब भी हम हॉरिजॉन्टल, जब भी हम क्या बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे कि मेरी बॉल कितनी देर बाद जमीन में आएगी, तो हम क्या यूज करते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से वे चेंज हो रहा है यार कि u की जगह यहाँ पे यू वाई आ जाएगा, ए की जगह ए वाई आ जाएगा, एस की जगह एस वाई आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही है यार। प्रोजेक्टाइल को भी अगर तुम वर्टिकली मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह सॉल्व करोगे और हॉरिजॉन्टली सिंपल नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की तरह सॉल्व करोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्स और वाई में बस अलग अलग चलो, कंफ्यूज मत हो। बाद में जाके तुम क्या कर लेना, उन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। दोनों का बता देना, एक्स में इतना होता है, वाई में इतना होता है। सो अभी मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मेरा वर्टिकल मोशन की स्टडी हो रही है। सो देखो जब मेरी बॉल यहाँ से ऊपर गई और नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, वाई में ऊपर गई, पहले कुछ हुआ होगा, फिर फाइनली तो वाई में ये नीचे आ गई ना, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। यू वाई कितना आएगा इसका, यहाँ पे यू कॉस थीटा, ऊपर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस में यानी कि वर्टिकली एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर, और जी किधर लग रहा है नीचे, तो माइनस जी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ये मैं अगर इधर लेके आया जी टी बाई 2, ये हो जाएगा मेरा u साइन थीटा, और मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा बाई जी। क्या ये फॉर्मूला या क्या ये तुम्हें इक्वेशन कहीं देखी नहीं लग रही, कहीं देखी नहीं लग रही। जब हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, नॉर्मल मोशन हो रहा था, मोशन अंडर ग्रेविटी, वेलोसिटी u के साथ में जब फेंक रहा था, यहाँ पे भी तो मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी आई थी।
बस यहाँ पे मेरा u की जगह वेलोसिटी u sin थीटा है, तो यहाँ पे हमने u की जगह u sin थीटा लिख दिया, वही तो है। सो यार प्रोजेक्टाइल मोशन को तुम ज्यादा कंफ्यूज मत करो, इसे बस तुम क्या लो, दोनों एक्सिस में अलग अलग मोशन स्टडी करो, तुम्हें कभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो ये हो गया हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात। अब अगली चीज में चलते हैं अपना, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो बात आती है हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मेरी बॉल आगे कितनी मूव करी। मुझे पता है मेरी बॉल आगे मूव कर रही है विद द वेलोसिटी क्या, u cos थीटा। अब इस साइड कोई एक्सेलरेशन गिवन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे पता है कितनी है मेरी u cos थीटा, टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम होगा यहाँ पे किसके बराबर, जितनी देर मेरी बॉल हवा में रही ना, जितनी देर मेरी बॉल हवा में घूम रही है उतनी देर तो आगे जा रही है ना। जब मैं बॉल फेंकता हूँ यहाँ से, कैच देता हूँ, तो मेरी बॉल आगे कब तक जाती है, जब तक मेरी बॉल हवा में है। तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा, टाइम मेरा वो टाइम आएगा जितनी देर मेरी बॉल हवा में है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या आया था, 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, चलो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आ जाता है। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, इन दो फॉर्मूले से। पहले ऊपर वाला फॉर्मूला देखते हैं, फिर नीचे वाला फॉर्मूला। यार अगर मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डालूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है, सो क्या मेरा रेंज सेम आएगी। आ जाओ देख लेते हैं। मैंने इसमें एंगल डाल दिया कुछ भी, क्या डाला, एक एंगल मैंने डाला थीटा, दूसरा डाल दिया मैंने 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहले मैं रेंज निकाल रहा हूँ किसके लिए, थीटा के लिए, फिर मैं निकाल रहा हूँ रेंज किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। सो जब मैं थीटा की बात कर रहा हूं तो मेरी रेंज कितनी आएगी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। और जब मैं 90 माइनस थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा की, तब मेरी रेंज क्या आएगी, 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बाय जी। अब क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, हाँ ये आइडेंटिटी है। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा, और जी तो यहाँ पे था ही। सो ये बात ध्यान रखना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी जिनका सम 90 डिग्री है, उन पे जो रेंज होगी वो सेम आएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, ठीक है, ये मेरा बॉल है, ये मैंने फेंका एक कितने 60 डिग्री पे, तो मेरी बॉल ऐसे जाके कुछ ऐसे गिर गई। दूसरा फेंका मैंने 30 डिग्री में, ऐसे करके कुछ ऐसे गिर गई। तो जो मेरी रेंज आएगी आर 30 डिग्री है ये, वो दोनों में क्या होगी, सेम आएगी। दूसरी बात यहाँ पे आती है रेंज मैक्सिमाइज करने की, रेंज मैक्सिमाइज करने की। सो यार यू स्क्वायर मेरी बढ़ती रहेगी, ठीक है, यू स्क्वायर में जितनी बढ़ा लूं रेंज उतनी मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज रेंज करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ एंगल कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में, एक पर्टिकुलर स्पीड में जब मैं बॉल को फेंक रहा हूं उस पे मुझे क्या मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम रेंज अटेन हो रही है। सो वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तब हमारी क्या होगी, जो रेंज होगी मैक्सिमम। अब मुझे पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। सो जो मेरी मैक्सिमम रेंज होगी, मैक्स रेंज, वो किसके बराबर होगी, u स्क्वायर बाय जी के बराबर, क्योंकि हमारा जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू हमने 1 ली। और हमारा साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब जो ये अंदर का एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि हमारा जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री है और थीटा बराबर 45 डिग्री है। इसीलिए यहाँ पे 45 डिग्री एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम रेंज। यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ सबसे दूर अगर हमें कभी फेंकना है तो हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे। तभी तुमने देखा होगा ना, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करता है तो वो कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री में फेंके, क्योंकि उस स्पीड में जितनी उनकी बॉडी की कैपेबिलिटी है उस स्पीड में वो सबसे दूर फेंक पाएंगे और मेडल ला पाएंगे। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब बात आती है हमारी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ये तो बहुत ही आसान है, सब निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे तो देख लो। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? देखो मैक्सिमम हाइट की भी वही सीन है, बॉल यहाँ से चली, सिर्फ हमें वाई का मोशन देखना है, ठीक है? तो वाई का देख लेते हैं। ये मेरी बॉल है, वाई में ऊपर कितनी जा रही है, u साइन थीटा से, और ऊपर जाकर यहाँ पे जब रुक जाएगी u बराबर v बराबर 0 हो जाएगा, तभी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन होगी। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है कि बॉल नीचे से फेंको, कितनी ऊपर गई वो, जब ऊपर जाके रुकेगी उस पॉइंट पे जितनी हाइट है वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। क्योंकि देखो ये रखकर मैंने ऊपर फेंका, ऊपर जाके रुका मैक्सिमम, फिर नीचे रुका मैक्सिमम, फिर नीचे, है ना? सो जब मेरा जो ब्लॉक है या जो मेरा पार्टिकल ऊपर जाके रुकता है उसी पोजीशन पे, तो उसकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। सो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, यही मैक्सिमम हाइट निकाले, तो यहाँ पे भी वही यूज कर लेता हूँ। मैं क्या यूज करता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a यूज करता था, ये यूज करता था, है ना? यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, सब y में हो जाएगा, y। चलो जो एस वाई है यही मेरी मैक्सिमम हाइट है, तो मैं इसे एच मैक्स लिख देता हूँ। ए वाई मुझे पता है किसके बराबर होता है, जी के, वो भी माइनस का। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है मुझे पता है, 0 है, ऊपर जाके तो रुक ही जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट गया, h मैक्स की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो सिंपल है, सारी चीजें हमारे पास निकल के आ गई। अब हम बढ़ते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स की ओर। यही इतना था क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक और चीज आती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बट उससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे, उसका मैं एक अलग से शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सो अभी तुम इतना सारे जो मैंने फॉर्मूलाज करा है उन सबको नोट करो और हम सीधे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। सो ये हमारा इकलौता सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद हम एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इसको बहुत ही बेसिकली तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि एक हमारे जो सोल्जर है हमारे इंडियन आर्म फोर्स के रिस्पेक्टेड सोल्जर, ही इज थ्रोइंग अ ग्रेनेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद 10 मीटर पर सेकंड। उन्हें एक एनिमी बेस डिस्ट्रॉय करना, तो उन्होंने 45 डिग्री में पूरी फोर्स लगा के क्या करा, ग्रेनेड फेंक दिया, ठीक है? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो फेंक पा रहे हैं, ठीक है? अब हमें ये बताओ कि वो जो सोल्जर है हमारे, उनके और जो हमारा एनिमी बेस है उसके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे अगर सोल्जर हैं, ठीक है, उन्होंने 45 डिग्री में ग्रेनेड फेंका, ठीक है, यहाँ पे एनिमी बेस रहा होगा, ये है हमारा एनिमी बेस, ठीक है? हम ये मानते हैं यहाँ पे कि जो हमारी एच है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है? बिल्कुल ऐसे लेट के ऐसे फेंका है, ठीक है? बिल्कुल जमीन से चिपक के फेंका है, ठीक है? लेटा ही देता हूँ यार, क्योंकि खड़े होकर तो फेंकेंगे ना, झुक के फेंकेंगे थोड़ा सा ताकि कोई देखे ना, है ना? तो ऐसे करके यहाँ से ग्रेनेड फेंक दिया, ठीक है? वो यहाँ से जाके बेस के बिल्कुल नीचे जाके गिर गया, ठीक? हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस है सोल्जर और बेस के बीच में, रेंज, बेसिकली रेंज वो कितनी है। यहाँ तुम डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो। रेंज इसके बराबर होती है, रेंज होती है हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सीधे निकाल लो, सीधे लगा लो। u कितनी है मेरी, स्पीड कितनी है मेरी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओ सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? सो u की वैल्यू क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा में डालो वैल्यू, साइन ब्रैकेट में 2 थीटा कितना है मेरा 45 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है? क्या वैल्यू है मेरी, 10 इंटू साइन 90, साइन 90 होता है मेरा 1, यहाँ से वैल्यू मेरी आ गई 10 मीटर, है ना? सो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे अपनी क्लास के एग्जाम में, ठीक है? 11th क्लास के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? भोले भाले बच्चों के सवाल है ये, बट जो रियल सोल्जर होते हैं, जो रियल एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको सही में कुछ करना है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन को बोलते हैं कौन है वो, ये क्वेश्चन ना देखते भी नहीं है, हटाओ इन्हें, वो सीधे निकालते हैं एचसी वर्मा या डीसी पांडे। तो हम भी अब वही कर रहे हैं, हम सीधे निकाल रहे हैं एचसी वर्मा, उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी तुम खुद ट्राई करो क्योंकि सारे ही मैं करा दूंगा, तो प्रैक्टिस कर करोगे। अगर नहीं समझ में आया देन यू कमेंट डाउन और मैं जरूर उसका आंसर तुम्हें बताऊंगा। ये है मेरा एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या पूछ रहा है, हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है एक प्रोजेक्टाइल की बिटवीन द इंस्टेंट इट इज क्रॉसिंग हाफ द मैक्सिमम हाइट। पहले तो ये क्वेश्चन समझने में आधे लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। देखो हम प्रोजेक्टाइल कुछ फेंक रहे होंगे विद द वेलोसिटी u एंड एट एंगल थीटा, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, मैंने लिखा है आलसी में, ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल मेरा ऐसे जाएगा, ठीक है? ये इसकी टोटल हाइट है दैट इज h मैक्स। इसकी आधी हाइट जो है यानी कि कुछ ये वाली, जब मेरा प्रोजेक्टाइल यहां से निकलेगा और यहां पहुंचेगा, ठीक है, ये मेरी स्टार्ट है और ये मेरा एंड है, इस पॉइंट के बीच में मेरे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। दिमाग का भोजक के उड़ गए होंगे कि यार कैसे निकालेंगे यार, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी,
बट नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यही खासियत है एचसी वर्मा की, यहाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट से होते हैं, ठीक है। चलो, तो जो मेरी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी पूछिए ना, तो मेरी एक्स में अलग होगी और वाई में अलग होगी, ठीक है। पहले एक्स की करें या पहले वाई की करें? एक्स की करें या वाई की करें? वाई में कंफ्यूजन हो रही होगी तुम्हें शायद, तो पहले वाई की करते हैं। जब हम वाई एक्सिस का मोशन स्टडी करते हैं तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट टोटल प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होगी वी एवरेज, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी क्या, हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब एक्स वाई एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से गया ऊपर ऊपर पहुंच गया फिर नीचे आ गया, अबे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो अपॉन एनी टाइम टी, जीरो अपॉन एनी टाइम टी विल बी जस्ट व्हाट, जीरो। सो वाई एक्सिस में तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो जो भी हमारी वेलोसिटी आएगी एवरेज, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के हिसाब से आएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे टाइम निकालने के बारे में सोचा होगा कि हम टाइम निकाल देते हैं फिर हम करेंगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। चलो दूसरा केस देखते हैं हम अपना एक्स एक्सिस का। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यार यहाँ दिक्कत आएगी, यार यहाँ तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता और हमें टाइम भी नहीं पता, हमें दो चीजें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी पड़ेगी, टाइम भी निकालना है। बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, मैं तो डर गया, मैं तो करूंगा ही नहीं, यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो मोशन होता है दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो सिर्फ वाई एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में पहले थी दैट इज u cos थीटा, वही रहेगी। तो यहाँ पे जो मेरी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो होगी u cos थीटा, और यही इस पूरे जो टाइम इंस्टेंट है यहां से लेके यहां तक इसके बीच की क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब किसी ने 3/4 हाइडर में पूछ लिया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है, वहां भी कैलकुलेशन मत करना, वहां भी u cos थीटा ही आएगा, क्योंकि y में कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, y की एवरेज वेलोसिटी जीरो है और x में तो हमारी वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। सो कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल में तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, ऐसा भी पूछ ले अगर कि यहाँ ऊपर से फेंका है, ठीक है, और यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पे भी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी, क्योंकि हमारा जो y में डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, y की एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी और u की वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। तो ऐसे करके तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा एक बॉम्ब है वो हमने प्लेन से ड्रॉप करा है, ठीक है, इंडियन आर्मी ने बॉम्ब ड्रॉप करा। ये बताओ कि ये शो करो कि जो बॉम्ब है वो हॉरिजॉन्टली बिलो द प्लेन क्या करेगा, फूटेगा। तो तुम उसे ऐसे ही समझा सकते हो और सिंपल थ्योरेटिकल आंसर दे सकते हो क्या, कि जैसे ही हम ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे प्लेन से, प्लेन बना देते हैं अच्छा सा, शू शू शू, हमें मछली ज्यादा लग रही पर समझ रहे प्लेन, यहाँ से जैसे ही मेरा बॉम्ब नीचे गिरेगा, नीचे मूव करेगा विद सम एक्सीलरेशन, ठीक है, समझ गया। आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, u, जितनी प्लेन की होगी, प्लेन u वेलोसिटी मूव कर रहा है तो ये भी u से मूव करेगा। अब देखो चाहे से जितना भी टाइम लगे नीचे गिरने में, दोनों तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। किससे मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से। अगर मैं एग्जांपल लूं, ये मेरे प्लेन, ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा प्लेन है और ये बॉम्ब है, ठीक है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं तुम्हें। यहां से मैं जैसे बॉम्ब छोड़ूंगा तब देखो कैसे मूव करेगा, बॉम्ब छोड़ा, बॉम्ब नीचे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, धड़ाम गिर गया। अब मुझे पता है कि मेरी जो आगे वाली वेलोसिटी है वो इस पेन की और इस जो ढक्कन, ये मेरा बॉम्ब है, मेरा पेन और बॉम्ब की सेम है। सो आगे दोनों सेम मूव करेंगे, सेम मूव करेंगे, धड़ाम फूट गए, है ना। सो मुझे पता है कि मेरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज एक्स एक्सिस में दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, है ना। अब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो जितना आगे प्लेन जाएगा उतना आगे बॉम्ब जाएगा, तो सेम साफ सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टली नीचे ही फूटेगा। सो ऐसे करके तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसे रैप अप करते हैं, ठीक है, वीडियो को। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 42 है एचसी वर्मा का। इसमें क्या बोला हुआ है
कि हमारी एक स्टेयरकेस है, 10 मीटर उसकी हाइट है, 20 मीटर विड्थ है, ऊपर से मैं बॉल फेंक रहा हूं, मुझे बिना इन सीढ़ियों से टकराए बॉल लैंड करानी है किसमें, जमीन में। अब ये क्वेश्चन तुम एक बार खुद ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो। इस क्वेश्चन में बहुत तो गलती करते हैं, मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूँ। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार वो टाइम लगा लेंगे कि यहाँ से जमीन तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए, और वहां से हम स्पीड निकाल देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। वो आंसर तुम्हारा गलत आएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, तुम ज्यादा टाइम ले लोगे, है ना। ज्यादा टाइम ले लोगे तो तुम्हारी जो स्पीड की वैल्यू होगी वो जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम रह जाएगी, तुम्हारी बॉल कहीं यहीं पे गिर जाएगी, है ना, यहीं पे गिर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यार जब मेरी बॉल को यहां से पास होना है, ठीक है, मैंने y की तो कंडीशन लगा ली कि y में मेरा यहां तक पहुंच रहा है, बट x की क्या कंडीशन, x की भी तो कोई कंडीशन होनी चाहिए। x की कंडीशन यहाँ पे क्या है कि मेरा ये पॉइंट पास हो जिस टाइम पे मैं y से पास हो रहा हूँ, ठीक है, जो ये मेरा है x और y दोनों का पॉइंट, ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है कि ये पॉइंट मुझे पार कराना है, ठीक है। जितना मेरा x में मोशन हो रहा है, कितना हो रहा है x में मेरा मोशन, 20 सेंटीमीटर, और जितना मेरा y में हो रहा है, y में कितना हो रहा है, 10 कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। सो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मुझे पार कराना है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि यार जमीन पे पहुंचे, जमीन पे तो मैं जब 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंचूंगा, यहाँ पे जमीन पे पहुंच जाएगी। मुझे मिनिमम क्राइटेरिया पास करना है, वो है ये लास्ट वाला स्टेप। जैसे ये लास्ट वाला स्टेप इस एज पॉइंट से पास हो गया, जैसे ही इस एज पॉइंट से पास हो गया, मेरी बॉल बिना टकराए जमीन पे पहुंच जाएगी, मेरी मिनिमम वेलोसिटी निकल गई। सो पहले क्या करूंगा, मैं टाइम निकाल दूंगा कि यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, और इतना जो टाइम है जितना बॉल को ग्रेविटी की वजह से नीचे पहुंचने में लग रहा है यहां तक, उस टाइम में मेरी बॉल इसको क्रॉस कर जाए, अगर काम हो गया मेरा, है ना, काम हो गया। चलो सो करते हैं इसको। मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है 20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू मुझे पता है 0 है, ठीक है। जी ए की वैल्यू मुझे पता है जी के बराबर है। सो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाऊंगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ अलग एक्स और वाई में, ऐसे ही करना है तुम्हें भी, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। यू की वैल्यू है मेरी 0 टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी माइनस 10 लिख लो, जी की वैल्यू को 10 ले लो, टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर होगी 20/100 के बराबर होगी, ठीक है। सो यहाँ से मेरी क्या आ गया, ये तो मेरा हट गया, 2 इधर गया, सो 2 इंटू 20/100 इंटू 10 भी इधर आ गया, 0, एक 0 से एक 0 गया, क्या आ गया आंसर मेरा, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4/100। अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का रूट 2, 100 का रूट 10, 2/10 सेकेंड। सो 2/10 सेकेंड में मेरी बॉडी ऊपर से नीचे पहुंच रही है, और उतनी देर में मुझे ये जो 40 सेंटीमीटर है ये भी निकालना है। तो सीधे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालूंगा मैं। डिस्टेंस कितना है मेरा 40 सेंटीमीटर, 40/100, और टाइम कितना है मेरा 2/10 सेकेंड। तो इतने टाइम में कवर होना चाहिए। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आंसर आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल है यार। सो ये था आज के लिए। अगर समझ में आया सब कुछ तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर अगले आने वाली वीडियो में हम और ज्यादा कॉन्सेप्ट डिटेल में जाएंगे, प्रोजेक्टाइल का ही रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।